प्रणाम मित्रों, एक बार फिर आज के कार्यक्रम एक मुलाकात में मैं कामना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक दिलचस्प शख्सियत से मिलवाने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, एंटरप्रेन्योर, टेलीमार्केटर, जर्नलिस्ट, स्कॉलर, राजनेत्री भी रह चुकी हैं और इतने गुणों की धनी हैं कि वे अपने विषय में आप स्वयं ही बताएं। श्रीमती गुंजन गुप्ता जी, नमस्कार। सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर बार हम एक ऐसी व्यक्तित्व की धनी महिला को लेकर आते हैं जिन्होंने बहुत से कार्य क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। गुंजन गुप्ता जी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन रही हैं, राजनेत्री रही हैं और बचपन से ही इन्हें 10th के बाद, मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, इन्होंने कमाना शुरू किया जिसमें इनके परिवार का बहुत सहयोग रहा। इसके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहीं। सुना है ट्री प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी आप उन दिनों लगाया करती थी, सन 96 के आसपास, 96 जब लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत कम आती थी। और आपके बारे में सुना है 200 यूनिट तक ब्लड भी आपने इकट्ठा किया। जी। तो भाई इतना धनी व्यक्तित्व है आपका कि अब हम गुंजन गुप्ता जी की ज़ुबानी ही सुनेंगे उनकी कहानी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कामना जी, मुझे आज अपने शो पर बुलाने के लिए। बहुत अच्छी आपकी इस चैनल की रीच है एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आज इस चैनल पर आपके साथ यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके जैसे व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मिलती है। उनके परिवार के लिए आप विवाहित हैं, आपके पति देव, आपकी सासू माँ, ससुराल वाले और आपके 2 पुत्र हैं, तो सभी के सहयोग के साथ आपने ये सफ़र तय किया है। यही बात समाज को एक प्रेरणा देती है कि एक लड़की जिसने 10th के बाद अपना कमाना शुरू कर दिया और बहुत सारे काम किए, इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी वाली लड़की का जब विवाह हुआ तो उसके विषय में बताएं, क्योंकि परिवार से सहयोग रहा, मायके से वो तो दिख रहा है। तो विवाह के बाद आपको पूरा सहयोग मिला या कैसा सफ़र रहा, और राजनीति में आप कैसे आई, उस विषय में? 2 चीज़ें हैं। परिवार का सहयोग आपको मिलने लगता है जब परिवार को आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता दिखती है। हमारे माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमारे माँ बाप हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। पर हाँ, मैं बात कर रही हूँ शायद 95, 94, 96 की। मैं एक ऑर्थोडॉक्स तो नहीं कहूँगी, पर हाँ एक सोशली एक्टिव और एक सोशली रिलक्टेंट, दोनों ही कहूँगी, उस तरह की फैमिली से हूँ, बनिया परिवार से हूँ। तो बहुत ज़्यादा लड़कियों को मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रमोशन मिलता था, पर हाँ जब वो कुछ करना चाहती थी तो उनका उसमें होता था मतलब सीमा में स्वतंत्रता, सीमा में स्वतंत्रता, एज वी पुट इट, सीमा में स्वतंत्रता थी और मैंने कभी उसका फ़ायदा भी नहीं उठाया। तो उस तरह से फैमिली से मैं रही हूँ। शादी से पहले 10th के बाद मेरा फर्स्ट जॉब था, जब एग्ज़ाम्स दिए तो उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब था, हम लोग चौराहे पे खड़े होकर, हमें 1000 पैम्फलेट दिए जाते थे और वो हमें आने जाने वाले लोगों को देने होते थे। दिन के 100 रुपए, आज की डेट में मात्र 100 रुपए, पर उस टाइम पर वो हमारे लिए 100 रुपए होते थे। वो 100 रुपए होते थे, वो हमारे महीने का पूरा एक खर्चा होता था। आप एक बनिया परिवार से हैं और उस समय 10th के बाद जब आपने पैम्फलेट बांटा है ऐसे बाहर, तो परिवार में जो पुरुष हैं, पिता हैं या चाचा ताऊ, जिनको कोई आपत्ति नहीं हुई? बहुत ज़्यादा, बहुत कन्विंस उनको करना पड़ा, पर उनको ये लगता था, क्योंकि वो मुझे देखते आ रहे थे, मतलब उनको ये लगता था कि अगर इसके साथ चले तो ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ एक ट्रू लियो हूँ, तो जिद्दी और अपनी बात मैं मनवा लेती थी, क्योंकि मैं कन्विक्शन से अपनी बात रखती थी। फिर आपने टेलीमार्केटिंग में भी किया? फिर उसके बाद 10th के बाद ये था, फिर 11th शुरू हुआ तो मैं टेलीमार्केटिंग जॉब्स करती थी। एक लिस्ट हमें दे दी जाती थी अपने घर से आकर। मोबाइल्स उस समय नहीं होते थे, मैं बात कर रही हूँ 93, 94 की। तो उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, तो हमें एक लिस्ट दे दी जाती थी, हमें कॉल करके प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता था। वो वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक कुछ भी हो सकता था। तो बिजनेस, जो व्यापार और व्यवसाय है, वो बनिया परिवार की लड़की के रक्त धमनियों में ही था। ठीक कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और उसमें यदि है महिलाओं में तो अच्छी बात है। फिर आपकी शिक्षा जब हुई उसके बाद आपने लगातार इस क्षेत्र में किया। अच्छा, सामाजिक कार्य विवाह से पहले था जिसमें 200 यूनिट ब्लड इन्होंने इकट्ठा किया, तो उसके बारे में बताएं। जिस तरह की वर्किंग मेरी रही है, साइमल्टेनियसली मेरी सोशल वर्किंग भी हमेशा से एक्टिव रही है। मैं रोट्रैक्टर रही हूँ,
मिलेनियम प्रेसिडेंट थी 99-2000 में, और उस समय मतलब प्रेसिडेंट में 99 में थी पर रोट्रैक्टर में लगभग 96 से थी। सो हम लोग उस समय में ट्री प्लांटेशंस, ब्लड डोनेशन कैंप्स, उसके अंदर अवेयरनेस कैंप्स, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स। अच्छा, ये रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण का आपके मन में कहाँ से आया? क्या पर्यावरण के प्रति आप शुरू से जागृत थी? रोटरी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं अपनी आज की जो भी मेरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मेरी जिस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हुई है, मैं रोटरी का उसमें बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। मेरे फादर रोटेरियन थे सिंस 92, और वो खुद भी प्रेसिडेंट रहे। हमारी उस जमाने में हम 4 लोग थे परिवार में, मेरा भाई, मेरी मदर, पापा और मैं। हम लोग चारों लोग प्रेसिडेंट रहे हैं, रोटरी के, इनर व्हील के और रोटरी के। सो आज वाज एक प्रेसिडेंट फैमिली थी हमारी। तो रोटरी के जो बीज थे बहुत जल्दी मेरे जीवन में ग्रोथ के साथ साथ ही पड़ गए थे। उसी के अंदर इस तरह के प्रमोशनल, इसी तरह के अवेयरनेस कैंप्स रहते थे, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर ट्री प्लांटेशन हो, ट्रीज लगाना और उसके बाद उनकी देखभाल करना। ये सबसे पहले रोटरी ने शुरू किया था 93 में, कि हम लालन पालन की जिम्मेदारी भी स्वयं से लें। इनर व्हील के अंदर हम लोग औरतों के लिए एम्पावरमेंट की बात, जब शायद बहुत नया एक टॉपिक होता था, कोई सुनना भी नहीं चाहता था, हम लोग गायनैक्स को बुलाते थे, हम लोग एक कैंपेन लगभग 30 साल पहले, लगभग 30 साल तो पहले। आप आज एक एस्टैब्लिश सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये बीज तभी हो गए थे आपके अंदर, हो गए थे। और मैं बहुत बड़ा इसमें थैंक यू बोलती हूँ रोटरी को, क्योंकि वहीं से हमने और आपके परिवार को भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, पर बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं। उनकी सोच हमेशा समय से आगे रही है, प्रगतिशील सोच रही हमेशा है, तो बेटी भी वैसी ही रही। तो उन्होंने हमेशा मुझे जो भी करना चाहा, चाहे फैमिली को कन्विंस फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली कन्विंस हुई या नहीं हुई, उन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट करा कि ठीक है, तुम करना चाहते हो करो, बट हमें इतना तुम्हारे पर विश्वास है कि तुम उसका कभी फायदा नहीं उठाओ। बहुत अच्छी बात ये उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जिसके लिए मैं अपनी फैमिली को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और हम भी थैंक्स करते हैं, और सभी को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस समय उन्होंने अपनी बेटी को इतना प्रोत्साहन दिया। तो आज आप देख सकते हैं आपके सामने, मैं कह सकती हूँ कि एक कामयाब सामाजिक कार्यकर्ता। उस जमाने में ब्लू लाइन बसेस में ट्रैवल करना, और रात को 9 बजे, 9:30 बजे ब्लू लाइन बसेस में आना। जो लोग उस जमाने के हैं, आई टॉक लाइक एंशिएंट बात कर रही हूँ मैं, एलियंस की तरह से, लेकिन उस जमाने में ब्लू लाइंस बसेस में ट्रैवल करना अपने आप में लड़कियों के लिए एक चुनौती हुआ, बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और अच्छा, आपको नहीं कभी असुरक्षा महसूस हुई? असुरक्षा महसूस इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं अपने आप को कभी मैंने इनकम्प्लीट फील नहीं किया। अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कहीं काम कर रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं अगर सड़क पर भी इवन खड़ी हूँ, अगर मैं काम हूँ, मैं कंपोज्ड हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, एंड अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज वो स्ट्रांग सिग्नल्स दे रही है, तो शायद कोई हिम्मत करता भी नहीं था मिसबिहेव करने की। हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गुंजन गुप्ता जी जो एक युवती थी, उनके अंदर ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? बताएं, अब प्रेरणा मिलेगी। शायद एक्सपोजर से, क्योंकि कभी भी जो भी काम मेरे पास चलकर आए या मैंने ढूंढे, जैसे बोलते हैं कि यू सीक व्हाट यू गेट, यू गेट व्हाट यू सीक, तो जो हम ढूंढते हैं वो हमें मिल जाता है। तो मैंने कभी भी उस तरह से अपने अंदर असहायता, कि मैं असहाय हूँ या मैं इनकम्प्लीट हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकती, ये कभी सोचा ही नहीं। जो भी आ रहा है ठीक है, आइए, ब्रिंग इट ऑन। अच्छा, आपके राजनीतिक सफर पर मैं आना चाहूंगी जी। थोड़ा सा आप बीजेपी से जुड़ी रही जी, और थोड़ा सा राजनीति के बारे में अपना बताइए, क्या आपका औधारा, और अपने परिवार के बारे में, आपके पति देव का और आपके ससुराल का विशेष रूप से सहयोग रहा, विरोध रहा, कैसा रहा, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं जर्नलिस्ट थी, मैं IT जर्नलिस्ट थी, और उस समय जॉब छोड़ने के बाद 3-4 साल का सबैटिकल लिया, लेकिन तब भी काम नहीं छोड़ा था पूरी तरह से। मैं फ्रीलांस राइटर रही हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में, और उस टाइम पे वेबसाइट। अच्छा, आप लेखिका भी रही हैं? क्या नहीं रही हैं आप, वो बताएं। मैं फ्रीलांस राइटर रही हूँ, तो मैं उस पर बिहेवियरल्स के ऊपर मैं उसके अंदर आर्टिकल्स लिखती थी, और वाई गो वाई करके एक वेबसाइट थी जो उस समय प्रमोट करती थी नए बिजनेसेस को। उनके लिए मैं उनके लिए मैं आर्टिकुलेट करती थी, जो भी चीज़ें बिजनेस आते थे उनको हम लोग इवैल्यूएट करते थे, उस पर आर्टिकल्स लिखती थी। तो जब वर्किंग पूरी तरह से मैंने कभी छोड़ी नहीं थी, फिर बिहेवियरल ट्रेनर रही मैं, IBM दक्ष के लिए, HP के लिए, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स के लिए मैं बिहेवियरल ट्रेनर रही, और ऑर्गेनाइज करते थे हम लोग ट्रेनिंग, और Oracle की टेक्निकल ट्रेनिंग्स बेसिकली ऑर्गेनाइज करते थे। जब उसके बाद बिजनेस शुरू किया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत थी, घर से ही बिजनेस शुरू किया। साइमल्टेनियसली मैं कुछ भी अगर कर रही थी तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं हुई,
चाहे वो कॉलोनी के लेबर के बच्चे पार्क में खेल और रहे उसमें आपके पतिदेव का पूरा सहयोग रहा? उनका सहयोग रहा, उन्होंने कभी मना भी नहीं किया कि ठीक है कर रही हूँ मैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर ये काम भी कर रही हूँ तो उन्होंने कभी और मना नहीं सास ससुर ने नहीं विरोध किया कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी जिम्मेदारियों पे और अपनी चाहत पे। परिवार आपकी प्राथमिकता हमेशा रही? परिवार हमेशा प्राथमिकता रही, क्योंकि हमेशा रहा है। जब 10th के बाद से वर्किंग शुरू हो गई थी तो मैं एक अर्ली राइजर हूँ, मतलब मैं नॉर्मली 8 साढ़े 8 बजे तक अपने नित्य सारे काम करके, चाहे वो अनमैरिड थी तब के काम और मैरिड थी तब के मतलब काम। अनुशासन, कर्मठता और टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिसिप्लिन, अनुशासन का बहुत बड़ा डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन किया है। तो उसके बाद जो भी टाइम होता था वो उस तरह का टाइम है कि आप उसमें सब कुछ मैनेज कर लीजिए। तो मेरा कभी भी मैंने फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा कि भाई मेरे घर में शायद खाना नहीं बना है बट मैं बाहर घूम रही हूँ, उस तरह की चीज़ कभी नहीं हुई। तो चीज़ें हमेशा बैलेंस करके रहने की आदत रही है और वो भगवान जी की कृपा से हो भी जाता है। और कभी उनको मना करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कहीं से भी मेरी कोई चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही थी मेरी किसी अपनी मर्जी की वजह से। बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली 2011-12 में यहाँ पर महेश गिरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, उनका आगमन हुआ एरिया में और मैं काफ़ी फेमस उस टाइम पर एंटरप्रेन्योर थी, मेरा अपना बिजनेस था, गिफ्ट गैलरी थी, इवेंट्स का काम था। तो कहीं ना कहीं सामाजिक लोग साथ में आते हैं, जब कोई पॉलिटिकल फिगर एरिया में आती है तो मुझे भी उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। सो ये एक अल्टीमेट मेरा उसके अंदर स्टेप था। पर हैविंग सेड दैट, मेरा जिस भी तरह का प्रोफेशन रहा है, मेरी युवाओं के साथ हमेशा बहुत संपर्क रहा है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे एज अ ट्रेनर रहा तो है। आप युवा ही हैं, आप युवती हैं, तो उस हिसाब से आपका अपने उम्र के लोगों के संग उठना बैठना स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक भी है और वो आज भी है। आज भी मेरे बहुत सारे ऐसे नोन्स हैं जो 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, हम जस्ट बैठते हैं, चिट चैट करते हैं और बात करते हैं। तो उस जमाने में जब अल्टीमेटली पॉलिटिक्स के अंदर एक तरह से एंट्री पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं महेश गिरी जी के साथ जुड़ी थी करीब 10 साल पहले की बात हुई। लगभग 12 साल हो गए इस बात को। 2011 में वो यहाँ पर आए थे और जब मेरा उनके साथ जुड़ाव हुआ तो और ज़्यादा, क्योंकि मेरी गिफ्ट गैलरी थी, काफ़ी यंग बच्चे मेरे साथ आते थे, तो नॉर्मली उनसे बातचीत होती थी कि भाई अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो किसको वोट करना चाहिए, क्यों वोट करना चाहिए, नॉर्मल चिट चैट करती थी। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था कामना जी ये देखकर कि बच्चों में पॉलिटिक्स को लेकर या इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर उत्साह नहीं था, राजनीति को लेकर और राजनेताओं की छवि अच्छी वो नहीं समझते थे बच्चे। छवि अच्छी नहीं थी और सेकेंडली वो अपने आप को उनसे कनेक्टेड फील नहीं करते थे। हाँ, जुड़ाव नहीं, एक दूरी महसूस करते हैं। वो उस तरह से नहीं देखते थे किसी भी राजनेता को जिनके साथ वो जुड़ पाए, प्रोग्रेशन की बात कर सके, डेवलपमेंट की बात कर सके, वो ये देख सके कि भाई मैं इनसे अपने फ्यूचर की बात कर सकता हूँ। वो उन मुद्दों को वो दूरी थी, वो दूरी भी थी और वो अपने आप को कनेक्टेड फील ही नहीं करते थे कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्शन आपने स्वयं लड़ा, आप काउंसलर रही हैं जी। पहले आप बताएं आप किस पद पे रही हैं और वो कैसे आई, किसके कहने पर? मैं उसी चीज के ऊपर आ रही थी क्योंकि ये चीज मुझे बहुत हर्ट करती थी, बिकॉज युवा हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल, हम जो युवाओं को आज मोल्ड करेंगे वो डिसाइड करेगा आने वाले 10 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा। हमने अभी रिसेंट इलेक्शंस अगर आप पिछले 8-10 साल के उठाकर देखें, प्रोपोर्शन बहुत गिरा है वोटिंग का। हाँ, बिल्कुल। और नए वोट्स बनने का प्रोपोर्शन बहुत कम है क्योंकि युवाओं में एक्साइटमेंट, वो लाइसेंस बनवाने जाएंगे, आधार बनवाने जाएंगे, पासपोर्ट्स बनवाने जाएंगे, बट वो वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए नहीं जाएंगे, वो कभी समय उनके पास नहीं निकलता है। वोटिंग के लिए भी नहीं जाते, वो वोटिंग के लिए भी नहीं जाते, उनमें एक्साइटमेंट ही नहीं है कि अगर हम 18 साल के हुए हैं तुम जाकर अपना वोट बनवाएं। तो ये गैप जो था मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। तो स्लोली स्टेडली सांसद बने महेश गिरी जी, मेरा और अग्रेसिव मैं पॉलिटिक्स में हो गई बिकॉज फिर पुरानी टीम में थी, उनकी कोर टीम में थी, तो स्वाभाविक था कि जब उनकी वर्किंग शुरू हुई तो हम लोग उसके अंदर भी जुड़े हुए थे। तो फिर जब हमारी यहाँ आनंद विहार वार्ड से मैं निगम पार्षद रही हूँ अभी 2017-22 में, तो जब यहाँ की महिला सीट हुई तो स्वाभाविक था कि उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और जिस तरह की तुम्हारी बातें हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो उसका लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने निगम पार्षद मैं यहाँ से चुनी गई थी, लोगों का बहुत प्यार मिला। पिछले 5 साल में भी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि आप अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, इसलिए शायद राजनीति के अंदर ये गैप आता है। बाहर से बैठकर ब्लेम करना बहुत आसान है। टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम।
तो आप अगर अच्छी राजनीति चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके सरकारी बैंक अच्छा काम करें, आप चाहते हैं आपके सरकारी दफ्तरों में काम हो, आप चाहते हैं कि सड़कें ठीक हों, आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ही पैसे से बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से बनता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, तो हमें उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होना होगा। मैं आपको बताऊं गुंजन जी, इस जो दूरी की बात कर रही हैं, इसको पाटने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। उसका कारण ये है कि हम सब में से एक हैं, जो आम महिलाएं भी आपको अप्रोच कर सकती हैं और बहुत अच्छी एंकर हैं, तीज के कार्यक्रम आयोजित करती हैं, महिलाओं के संग एंकरिंग करती हैं, नृत्य करती हैं। जिस दूरी की आपने बात करी, इसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ कि उस दूरी को उन्होंने बहुत हद तक पाटा, कोशिश रही है और लोग आपसे जुड़ पाए। आप एक ऐसी जुझारू कर्मठ नेता हैं जो लोगों के लिए, इसलिए भी क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपने राजनीति से के लिए एक गैप दूर किया कि एक नेत्री ऐसी है जो आपके बीच में से है और अप्रोचेबल है। आपको किसी भी टाइम हम बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, तीज त्यौहार पे हमारे संग घुल मिल के आप भाग लेती हैं, तो बहुत डाउन टू अर्थ है। तो जो आपका उद्देश्य था युवा को लेकर आने का और उन्हें राजनीति की जो नकारात्मक छवि है उसको दूर करने का जो प्रयास था, उसमें बहुत हद तक आप सफल रही हैं। ये मैं स्वयं, मेरा व्यक्तिगत ही नहीं, हमारे आसपास में बहुत से लोगों से मैंने पूछने के बाद ही साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया, तो छवि बहुत अच्छी रही है कि ये बहुत हद तक आपकी बात सही है कि यदि आज का युवा ही भाग नहीं लेगा तो देश की तरक्की कैसे होगी, जब जो देश का भविष्य है जब वही नहीं सुन रहा। बहुत ज़रूरी है उनका इन्वॉल्व होना डे टू डे वर्किंग्स के अंदर। मैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं करूँगी, वो जहाँ पर भी हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम में से हर कोई सैनिक नहीं बन सकते हैं, हम में से हर कोई जाकर के बॉर्डर पर लड़ाई नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, जहाँ हम हैं, जो हमारा अरीना है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी यदि हम ले लें तो हम अपने आप में सैनिक हैं, हम उस देश की प्रगति में योगदान कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि हम सब सिर्फ एक कदम बढ़े तो पूरा देश जो है वो 135 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। और ये बात बहुत हद तक सच है। जितने एरिया में हम हैं, हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जिन सड़कों से जाते हैं, हम जिस एरिया के अंदर, जिस समाज में रहते हैं, हम केवल उसकी जिम्मेदारी लेने की, इस एक काम की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको बताऊं कामना जी, बहुत सारे छोटे बच्चे कई बारी आते हैं, चिल्ड्रन डे पे मिलने के लिए आते हैं या बर्थडे पे मेरे मिलने के लिए आते हैं, वो मेरे पास अपनी फोटोग्राफ्स लेकर के आते हैं। उन बच्चों ने अपने जन्मदिन पर या अपने घर में किसी बुजुर्ग के, किसी बड़े के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया, उन्होंने स्कूल में प्लांटेशन करा। वो मुझे दिखाते हैं कि दीदी आपके कहने पर हमारी जो वाटर बॉटल होती है, स्कूल की वाटर बॉटल होती है, हम आते हुए उसका पानी उस पेड़ के ऊपर खाली करके आते हैं। तो ये उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि ठीक है, कहीं ना कहीं अगर बच्चों में ये बदलाव आ रहा है तो ये बहुत अच्छा बदलाव है। आप भी एक्सपीरियंस करती होंगी, आपके भी बच्चे हैं, मेरा भी एक बेटा है। अब हम अगर गाड़ी में जाते हैं तो हमें वो शीशा रोल डाउन करके कूड़ा फेंकने में बहुत दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव जो है, क्योंकि हमारी जो शर्म है वो सरकार की वजह से नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हमें कोई नारा दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान का, वो इसलिए है क्योंकि ये बच्चा जो साथ में बैठा है, हमारी जवाबदारी इस बच्चे को है। वो बच्चा हमें टोकेगा कि नहीं मम्मी आप कूड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते हो, मेरी मैम ने मना किया है, मेरे स्कूल में मना किया गया है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव की जिम्मेदारी हमारी है। आज कूड़े के लिए है, वो कहीं ना कहीं हर चीज में, हर फील्ड में आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। गुंजन जी, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। अभिमान फिल्म आपने देखी होगी जी, बहुत मशहूर है जी। अब आप ये बताएं कि आपके पतिदेव की पहचान आपसे है जी, ठीक, तो कभी उनके मन में कोई इस तरीके की भावना, ईर्ष्या की या इनसिक्योरिटी की, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत सौभाग्यशालिनी भी हैं, आपको बहुत सहयोग रहा, लेकिन एक कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान समाज है जिसे आप नहीं नकार सकते, पुरुषों में अहम भी होता है। तो क्या आपके पति को कभी किसी तरह की कोई खटपट, आपने, मेरे श्रोता जानना चाहते हैं, आपके श्रोता जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने कामना जी करा है। और आई थिंक जहाँ पे भी वर्किंग लेडीज होती हैं, वर्किंग वाइफ्स होती हैं, वर्किंग मदर्स होती हैं, ये एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यदि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो घर पे कैसे होगा। बिल्कुल, मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे फ्रॉम डे वन रहा है। ध्यान दिया जाए, मैंने जो अपनी स्कॉलरशिप करी थी, ISB से मैं स्कॉलर हूँ, गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क मैनहट्टन की कंपनी है जिन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, 10,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था बिजनेस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स का।
तो इंडिया में से 454 लेडीज़ चुनी गई थी, उसमें से मैं एक फॉर्चुनेट हूँ जिसने वो कोर्स किया स्कॉलरशिप के अंदर। मैं जब हैदराबाद गई थी ये कोर्स करने के लिए, 6 महीने में हैदराबाद में थी, मेरा बेटा 4 साल का था और मेरे बेटे का अगर किसी ने लालन पालन किया था तो मेरे हस्बैंड ने किया था। 4 साल के बहुत प्रेरणा वाली 4 साल के अपने बेटे को छोड़कर मैं हैदराबाद रही थी 6 महीने के लिए। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उसी दौरान, तब भी उन्होंने मुझे संभाला, क्योंकि बहुत मेरे आपके पति देव ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत संभाला कि ठीक है पापा ये कभी नहीं चाहते कि तुम ये कोर्स बीच में छोड़ो। उस टाइम पर वो लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरा कोर्स जब शुरू हुए 1-1.5 महीना हुआ था और मेरे पिताजी का देहांत हुआ। हालांकि वो बेड रिडन थे, 8 साल बेड रिडन थे, हम लोग सब मेंटली प्रिपेयर थे, बट पिता का जाना तो किसी भी उम्र में दुखदाई होता है। तो उस टाइम पर वो सपोर्ट देना कि नहीं तुम जाओ, मैं हूँ, प्रेम तो यही है। और वो कभी नहीं चाहते कि तुम ये कोर्स छोड़ो, किसी भी चीज़ के लिए छोड़ो। मतलब मैं आज आपके मन से शायद पहली बार ये किसी से बात शेयर कर रही हूँ, मेरे पिताजी की तहरामी भी नहीं हुई थी और मैं अपनी क्लास के लिए घर से गई थी। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा उस टाइम पे कल्चरल शॉक भी था, मेरे लिए पर्सनल बहुत शॉक भी था। एक बेटी के लिए भी एक बड़ी बात है। वो मोटिवेशन जो था वो मुझे मेरी मदर से और मेरे हस्बैंड से मिला था। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम निकलो, हम यहाँ पर देख लेंगे। गुंजन जी, मैं ये कहना चाहूंगी जो पति पत्नी में प्रेम का ये बहुत बड़ा उदाहरण है और ये समाज में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना सपोर्ट। और फिर उसके बाद ठीक है, क्योंकि बिजनेस जब था वो मेरे घर के कंपाउंड से ही था, मेरी जो गैलरी थी और सारी चीजें थी, फ्रीलांसर रही थी या जो भी, वो सब घर के कंपाउंड से था। वो सब छोड़कर फिर घर से बाहर निकलना, राजनीति जैसी चीज के लिए निकलना जिसकी बहुत अच्छी इमेज महिलाओं के लिए नहीं मानी जाती है, बहुत सेफ जगह महिलाओं के लिए नहीं मानी जाती है, वहां पर इस तरह का आपको प्रोत्साहन मिलना कि नहीं तुम जाओ, मैं हूं, मैं देख लूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात की वजह से अगर आपके फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं भी है, अगर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं भी है, तो अगर आपके हस्बैंड, आपका पार्टनर आपके साथ खड़े होते हैं तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी फ्रॉम डे 1 सब लोग सपोर्ट में थे और सबका साथ था, पर अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपके साथ खड़ा है तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगी आपकी भविष्य की क्या योजना है और आपके जो शौक हैं वो बताएं थोड़े से। जी, भविष्य की योजना यही है, जैसे मैंने कहा कि एक जो गैप है राजनीति में आने का मेन मकसद यही था कि मैं इसलिए आना चाहती थी कि हम अगर यहाँ पर देश के युवा को इसके साथ जोड़ पाएँ, हम देश के युवा को ये दिखा पाएँ कि प्रशासन देश में ज़रूरी है, अगर आपको चीज़ें बदलनी है तो आपको इसका हिस्सा बनना होगा, प्रत्याशित रूप से या अप्रत्याशित रूप से। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पर अब अल्टीमेटली आ गई हूँ, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, बीन देयर डन दैट, काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद, प्रोफेशनली होने के बाद, पर्सनली चीज़ें सेटल करने के बाद, अब जब यहाँ पर राजनीति में हूँ तो एक बदलाव की राजनीति की मैं हमेशा बात करती हूँ कि जहाँ लोग आपसे जुड़ सकें, जहाँ पे, क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारा देश एक ऐसे प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं जिन्होंने एक सांसद को भी यहाँ जमीन पर लाकर बैठा दिया। तो भविष्य में आप अब दोबारा से इलेक्शन लड़के सक्रिय राजनीति में आना चाहेंगी? मैं सक्रिय हिस्सा हूँ और हमेशा रहना चाहूंगी और मैं देश के युवा को इसके साथ जोड़ना चाहूंगी, उनकी आवाज बनना चाहूंगी। बिल्कुल, ये मेरा ध्येय है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत ही नेक है और आप उसमें कामयाब हों। और कुछ अपने शौक बताएं थोड़े से। शौक, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शौक हमें तब पालने पड़ते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है और हमें किसी हॉबी को फॉलो करें कि हम उसमें स्ट्रेस बस्ट कर पाए। मेरा शुरू से प्रिंसिपल रहा है कि जो भी काम करती हूँ वो 100% मैं उस समय वहां पर होती हूँ। अब इस समय अगर मैं इस इंटरव्यू में हूँ तो मैं सिर्फ यही हूँ, मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं अगर खाना बनाती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, या इवन मैं मंच पर हूँ तो मैं 100% वहीं होती हूँ। स्ट्रेस बिल्डअप होने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है। तो ऐसा अलग से कुछ कभी शौक नहीं पाले हैं, लेकिन जो जिस समय करती हूँ, अपने बेटे के साथ हूँ या अपने गार्डन्स में हूँ या अपनी किचन में हूँ या अपनी सिंगिंग में हूँ या अपनी डांसिंग में हूँ या मंच पर हूँ, लोगों के साथ हूँ, सेवा बस्तियों में हूँ, मैं 100% वहीं होती हूँ। तो स्ट्रेस कभी बिल्डअप नहीं होता, इसलिए अलग से शौक पालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। कुल मिला के आपका जीवन बहुत ही अनुशासन प्रिय रहा है और आपने जो टाइम मैनेजमेंट है, समय को, यही 24 घंटे देखिए सबके पास है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बात का उदाहरण है कि पति पत्नी में प्रेम बहुत है,
पति का सहयोग बहुत है, ससुराल का सहयोग बहुत है, इनके पुत्र के लिए कितना अच्छा आप प्रेरणा बन रही हैं, और अनुशासन का जीवन में कितना महत्व है, और राजनीति में आज की युवा को लाने का श्रेय मैं आपको देना चाहती हूँ। और जो आपका ध्येय है वो बहुत ही पवित्र पावन है, ये उद्देश्य आपका पूर्ण हो और आप दिनों दिन खूब तरक्की करें, इसी कामना के साथ और इसी प्रार्थना के साथ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभ कामना और सस्ती कामनाओं के साथ मैं आज के साक्षात्कार की इति करती हूँ। गुंजन गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको भी इस चैनल की सक्सेस के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।